Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कामराजर पोर्ट को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। आपको पता होगा हमारे संविधान में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने अलग अलग देशों के मॉडल से अडॉप्ट किया है। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बेस्ड है, आपको पता होगा। जैसे अगर हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, फिर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज के समय पर यूएस में है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एक मेन पर्सन है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नज़र आती है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया है। लेकिन आगे का यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सुनना, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। यानी कि भले ही हम लोगों ने ब्रिटिश मॉडल से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली हो, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। तो ब्रिटिश मॉडल से जो हमारा वाला मॉडल है वो कैसे अलग है आपको समझाना है, और वो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, जब हम इन दोनों मॉडल के लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं, कानून बनाने की ताकत के बारे में बात करते हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इकलौता जिसके पास में सारी पावर्स है कानून बनाने की, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है और सारे काम भी कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट के पास में कानून बनाने की पावर है ना, वो लिमिटेड है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन ज़रूर नज़र आएंगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के अंदर में जो हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनमें अगर हमें संशोधन करना है, यानी कि कुछ अगर बदलाव करने हैं, तो ये अमेंडमेंट वाले जो मैटर्स हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी रेफ़र करते हैं। ये मैटर्स सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को आगे रेफ़र किए जाते हैं। तो बताओ यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी से कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में लिथियम के रिजर्व्स डिस्कवर करे गए और मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर में वो जो लिथियम है वो अभी पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अब उसके बाद एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर में लगभग 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। तो अगेन इंडिया के अंदर में एक और खजाना मिला है, आप ऐसा कह सकते हो। अभी जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं इसको मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा। आप इतना समझ लो कि आज के समय में जो भी आप सामान यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन से लेकर कार तक, उन सभी चीज़ों के अंदर में कहीं ना कहीं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है आपके फ़ोन में, टीवी में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये रेयर मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह लो, इनके बड़े बड़े यहाँ पर 15 डिपॉजिट्स अभी आंध्र प्रदेश के अंदर डिस्कवर करे गए हैं। इस प्रकार से आप इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। कोई 21 घंटे पहले का है, 7 घंटे पहले का है। तो इसकी चर्चा वैसे अभी एक दिन पहले से ही हो रही है और हज़ारों आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो समझते हैं आगे इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों पहली चीज़ ये जाननी होगी कि आंध्र प्रदेश में एग्जैक्टली कहाँ पर ये डिपॉजिट्स पाए गए। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर करके,
तो उस अनंतपुरम के अंदर में ये जो डिपॉजिट्स है वो डिस्कवर करे गए। और मैंने बोला कि 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। वैसे हमारे पास में टोटल, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हो ना, टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 17, जिसमें से यहाँ पर 15 लैंथेनाइड्स होते हैं, है ना। और उसके बाद स्कैंडियम, येथ्रियम, ये सारे हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर लेकर चलूँगा ना, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलो हैंड टू हैंड मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को ओपन करोगे तो यहाँ पे कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो जो आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे ना, ये लैंथेनाइड से, यानी कि जो ये एटॉमिक नंबर है 57, तो 57 से लेकर 71 तक ये जो पूरी लाइन आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये ग्रीन कलर की जो पूरी लाइन है, ये सारे के सारे हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके अलावा भी ऊपर भी टेबल में से 2 और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाते हैं हम लोग को। कौन कौन से? स्कैंडियम और येथ्रियम। स्कैंडियम और येथ्रियम, ठीक है, यानी कि 57 से लेकर 71 तक ये सारे के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाते हैं। उसके साथ 21 वाला और 39 वाला, ये भी हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसा यहाँ पर नाम से पता चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर यानी कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर बहुत मुश्किल से मिलता तो इतने बड़े बड़े भंडार यहाँ पर ना मिलते। तो दिक्कत क्या है? देखो, इसको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि इसको अर्थ क्रस्ट से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये इसमें कठिन काम यह है कि अगर ये कहीं पर मिल गया है ना, तो इसको निकाल पाना वहाँ से, ज़मीन के अंदर से निकाल पाना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोल जाते हैं। अब इसकी आगे की कहानी सुनो। देखो, जब हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर कुछ हमारे हैवी भी हो जाते हैं, यानी कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे इंडिया में कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इंडिया में लैंथेनम है, सीरियम है, नियोडिमियम है ना। फिर उसके बाद में सैमरियम है। ये वही वाली लाइन है जो मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में बताई थी ना, उसी लाइन में यहाँ पर ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। सवाल यह है कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देखो, ये एलिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ख़ासकर हमारी टेक्नोलॉजी के लिए। और आज के समय में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ज़माना चल रहा है ना, और धीरे धीरे यहाँ पर ये ग्रो करता जा रहा है, उस पूरे दौरान में कह सकते हो कि इनका यूज़ जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका आप टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, है ना, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट के अंदर में, नेशनल डिफेंस में, हर जगह पर। ये मैंने आपको सेक्टर्स बताएं कि इन सेक्टर्स में यूज़ किया जा रहा है। अब इन सेक्टर को जब आप ओपन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर जैसे स्कैंडियम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो स्कैंडियम भी हमारा एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। इसका यूज़ टेलीविज़न में किया जाता है, जो आप टेलीविज़न देख रहे हो। उसके बाद जो फ्लोरोसेंट लैंप्स होते हैं, इवन यहाँ पर कैंसर और आर्थरिस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पर जो दवाइयाँ होती हैं ना, उसमें येथ्रियम जैसा जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इवन यहाँ पे जो हमारी स्पेस एजेंसीज़ हैं, है ना, वो अलग अलग प्रोग्राम के अंदर में उनके बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट हैं, जेट इंजन हैं, तो वहाँ पर भी टरबाइन है, ड्रोन है, वहाँ पर भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। पिछले कुछ सालों के अंदर में रेयर अर्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है। इसकी डिमांड लगातार ग्रो हो रही है, क्योंकि आप देखोगे दुनिया भर में जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए भी यहाँ पर इन एलिमेंट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अभी यहाँ पे आपको पता है पोल्यूशन दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि जो भी हम एनर्जी जनरेट करें वो सोलर एनर्जी बनाएं, है ना, यानी कि सूर्य की एनर्जी से बनाएं या विंड एनर्जी से बनाएं। तो इवन जब आप लोग विंड एनर्जी से जब बिजली का उत्पादन करते हो तो वहाँ पर विंड मिल लगाना पड़ेगा। तो विंड मिल को बनाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल नियोडिमियम, उसके बाद में डिस्प्रोसियम, ये भी यहाँ पे हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। इनका यूज़ किया जाता है विंड टरबाइन मोटर के अंदर में। समझ में आया कि आप ये देख रहे होंगे कि हाँ, इसका जो रोल है इस एलिमेंट का वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है करेंट समय पर। इवन बैटरीज़ के अंदर भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में बोला गया कि ये ना, मैंने बोला कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से आंध्र प्रदेश में कौन से पाए गए? तो आंध्र प्रदेश में आपको 15 एलिमेंट्स पाए गए हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें से आप देख पाओगे एलेनाइट है, सेरियाइट है, थोराइट है, कोलम्बाइट है, टेंटलाइट है, एपेटाइट है, जिरकॉन है, मोनोजाइट है। तो ये सारे यहाँ पर एलिमेंट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो अभी यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं हम लोग को, ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिले हैं, मैंने आपको बता दिया अनंतपुर के अंदर में मिले हैं, वो बात आपको क्लियर रखनी है। फिर सवाल ये आ जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। चलो मिल तो गए, अब इसको हम जैसे तैसे जो भी मुश्किलें आएंगी उनसे निपट कर इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे, निकाल भी लेंगे। अब ये बताओ इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो इसका इंपॉर्टेंस होगा कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अभी के समय में हम देखें तो चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास में बहुत सारे इस प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, भंडार हैं चाइना के पास में, और चाइना इस पर्टिकुलर फील्ड में रूल कर रहा है दुनिया भर में। बहुत सारे देश यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक समय था यूएस, जापान जैसे कंट्रीज़ भी डिपेंडेंट थी, बट अब धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने खुद भी अपने देश में इस प्रकार से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को फाउंड किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी यहाँ पर चाइना के ऊपर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर डिपेंडेंट था। अब क्या होगा कि ये जो डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया इंडिपेंडेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और आपको पता ही है चाइना और इंडिया के दोनों के रिलेशंस पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और बीच बीच में ऐसा भी हुआ है, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा होगा चाइना के रिलेशन ख़राब हुए, जिसके साथ में ख़राब हुए बीच बीच में चाइना ने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। इंडिया के साथ भी हो सकता है, बट अब यहाँ पर इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पर ये मिल चुका है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कितना मिला है। देखो अभी ये नहीं बताया जा रहा है कितना मिला है, क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बताया ये जा रहा है कि 18 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में पूरी तरह से फैला हुआ है, और डिपॉजिट्स हैं, बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन कितना है ये क्वांटिटी यहाँ पर अभी तक नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय के लिए, ध्यान रखना इसके बारे में। दोस्तों जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं ना रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, वो सब स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये सब आपको मैंने नोट्स के फॉर्म में दे दी हैं। ये 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये नाम वगैरह जो मैंने अभी बताए थे वो सब यहाँ पर आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है वो भी आपको समझा दिया गया है। तो चाइना के पास में आज के समय पर कह सकते हो रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं। चाइना यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था। एक समय ऐसा था कि दुनिया में जितने भी यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत थी 90% ज़रूरत यहाँ पर केवल चाइना पूरी कर रहा था, बट आज के समय पर वो कम होकर 60% हो चुकी है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस जैसी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए हैं, और अब यहाँ पर हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत दिनों बाद यहाँ पर इस तरीके का जो टॉपिक है वो चर्चा में आया है। तो अभी यहाँ पर एक डेटा आया है, और उस ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोला यह जा रहा है कि जो इंडिया की डिफेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल की जो स्पाईवेयर कंपनी है उनसे कुछ जासूसी करने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना वो खरीदी है। जैसे आपने एक बार पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुना था, पेगासस का नाम ज़रूर सुना होगा, पिछले साल पूरे साल यहाँ पे चर्चा में रहा है पेगासस स्पाईवेयर। तो ये भी यहाँ पर इजराइल से ही खरीदा गया था। ठीक है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स आई थी कि भारत सरकार ने इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है। ये स्पाईवेयर का काम क्या होता है, जासूसी करना। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे की फ़ोन है उससे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करता है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो कह सकते हो पेगासस स्पाईवेयर का ही एक ऑल्टरनेटिव है, यानी इसी की तरह ही यहाँ पर एक और स्पाईवेयर है जो कि जासूसी करने का ही काम करता है। वो अभी इजराइल की कंपनी से इंडियन डिफेंस एजेंसी ने परचेज़ किया है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और कौन सी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो है कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड यहाँ पर एक कंपनी है जिसके ऊपर कह सकते हो यूएस पहले एक्शन भी ले चुका है। और ये कंपनी क्या करती है, ये जर्नलिस्ट को, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनको टारगेट करने का काम करती है। ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, ओपोजिशन पार्टीज़ हो गई, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए दुनिया भर में, इनको टारगेट करने का काम करती है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालने का काम करती है, इनकी जासूसी करने का काम करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये यूएस ने पहले इस कंपनी के ऊपर एक्शन भी लिए हैं। तो बोला ये जा रहा है कि देखो यहीं से ना जो एक स्पाईवेयर है वो अभी इंडियन डिफेंस एजेंसी ने परचेज़ किया है, ऐसा कुछ डेटा बता रहे हैं। जबकि डिफेंस सोर्सेस यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा कोई इक्विपमेंट हमारे पास में है ही नहीं। इंडियन आर्मी के पास में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो किसी के स्मार्टफोन को झांक सके या स्मार्टफोन को कह सकते हो कि इसकी जासूसी कर सके। तो देखते हैं आगे वाले समय पर इसको लेकर वैसे बहुत चर्चा होने वाली है, बट इतना सा जो कॉन्सेप्ट है जो अभी चर्चा में है उसको ध्यान में रख सकते हो। आगे पेज नंबर 10 पर भी इसी सिमिलर आर्टिकल को कवर किया गया है। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, क्योंकि बोला यह जा रहा है ये जो स्पाईवेयर है ना जो अभी यहाँ पर इंडियन डिफेंस एजेंसी ने लिया था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है,
ये कहीं ना कहीं पेगासस की तरह है। तो पेगासस का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मतलब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पहले हम लोग पेगासस के बारे में समझते हैं। तो ये जो स्पाईवेयर होते हैं ये होते क्या है, नाम से पता चल रहा है जासूसी करने का जो है काम किया जाता है इन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। अब जैसे सपोज जब पेगासस है वो कैसे काम करता था आपको याद होगा, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी ने परचेज़ किया, किसी के पास में है, तो वो क्या कर सकता है, जिसकी भी यहाँ पर फ़ोन की अगर उसको छानबीन करनी है, जिसकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो आराम से ये काम कर सकता है। बस खाली उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर पर्सन ए है, इसको यहाँ पर बी की सारी जानकारी चाहिए, उसके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या करेगा, ए वाला पर्सन के पास में सपोज़ ये वाला जो पेगासस स्पाईवेयर है वो भी है। अब इस स्पाईवेयर का यूज़ करके ना एक मिस कॉल मारेगा इसके फ़ोन पर, और उस मिस कॉल के माध्यम से कह सकते हो वो जो स्पाईवेयर है वो कहीं ना कहीं बी वाले के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर वो स्पाईवेयर इसके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, अब जो भी यहाँ पर इसकी फ़ोन की एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो वैसे यहाँ पर स्पाईवेयर को किसी के फ़ोन में डालने के और भी तरीके हो सकते हैं। एक तो एसएमएस के ज़रिए लिंक वगैरह भेजकर, दूसरा व्हाट्सएप पर कॉल के ज़रिए, फिर आई मैसेज के ज़रिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि हम किसी के फ़ोन में ये जो स्पाईवेयर है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, चलो इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद में होगा क्या, उसके फ़ोन की कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, सभी कुछ निकाल पाएंगे। उसके फ़ोन के एसएमएस निकाले जा सकते हैं, ईमेल्स को पढ़ा जा सकता है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ओपन किए जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे देखा जा सकता है, उसकी जो रिकॉर्ड कॉल्स है वो यहाँ पर ओपन की जा सकती हैं, व्हाट्सएप चैट्स को ओपन किया जा सकता है, कैलेंडर को ओपन किया जा सकता है, उसके माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जाता है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अब कहोगे ये क्यों है, क्योंकि सपोज़ यहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अब उसको मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है, वो बैठ कर कहीं मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसके फ़ोन का माइक्रोफोन एक्टिवेट कर दो, और माइक्रोफोन एक्टिवेट करके आप उसकी मीटिंग में जो भी बात है वो सब सुन भी सकते हो। फिर उसके बाद में उसका कैमरा एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा को ऑन किया जा सकता है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस स्पाईवेयर के माध्यम से निकाली जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर के मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको थोड़ा खतरनाक भी माना जाता है। और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको किसने डेवलप किया है, इसको इजराइल की कंपनी ने एनोसो ग्रुप ने यहाँ पर डेवलप किया था। ठीक है, तो इसी से यहाँ पर परचेज़ किया गया था रिसेंटली, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी। और अभी भी यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जो इजराइल की कॉग्नाइट है वहाँ से इसी प्रकार का एक स्पाईवेयर है वो इंडियन डिफेंस एजेंसी ने परचेज़ किया है ना। ये द हिंदू की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, समझ गए ना पेगासस क्या होता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। और काफ़ी सारी बीमारियों को लेकर जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के अंदर बनते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आज वाला जो ये आर्टिकल है ये लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करता है। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल सितंबर के समय तक चर्चा में रही थी। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 6 महीने बाद ये जो न्यूज़ है वापस से कवर हो रहा है। आपका यहाँ पर रिवीजन भी होगा और पता भी होना चाहिए लंपी स्किन डिजीज़ क्या है। देखो, पहली चीज़ तो हमारी केंद्र सरकार की साइड से एक बात बोली गई कि अब की बार जो दूध का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन, वो थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ है, अब की बार मिल्क का प्रोडक्शन थोड़ा सा रुक गया है। वैसे तो आप देख पाओगे हर साल 6% से दूध का उत्पादन हो रहा था, ग्रो हो रहा था, बढ़ता चले जा रहा था। लेकिन इस साल यहाँ पर वो प्रोडक्शन 1 या 2% पर ही रुक गया है, थम गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके पीछे का रीज़न क्या बोला जा रहा है, तो हमारी केंद्र सरकार ने बोला 2 मेन कारण हैं। पहला कारण तो है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ यानी इस बीमारी की वजह से बहुत सारी गायें हमारी मर गई हैं, है ना। हमने पिछले साल देखा था बहुत सारे नंबर में यहाँ पर हमने देखा कैटल्स की जान गई है। लगभग कितनी 1.89 लाख कह लो, या कह लो 2 लाख के आसपास जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हुई है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, इस बीमारी की वजह से। तो पहली बात, इतना कैटल्स का मरना ही क्या करेगा, हमारे दूध के प्रोडक्शन को रोक देगा, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख वाला जो नंबर है काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण यहाँ पे केंद्र सरकार ने बोला है कि जो चारा है ना उसके दाम बढ़ जाना, जो फॉडर है उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जब ये चारा दिया जाएगा गाय भैंसों को तो ऑब्वियस सी बात है इतना महंगा खरीद के दिया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो मिल्क के दाम है,
मिल्क के जो प्राइस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो पहला कारण लंपी स्किन डिजीज़ और दूसरा कारण बोला जा रहा है कि फॉडर के प्राइसेस बढ़ जाना, चारे के जो दाम है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाना। इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर करंट समय में दूध का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और इसके दाम भी लगातार इंक्रीज़ होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है इस आर्टिकल के अंदर में। तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है, एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में और डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, और भी जानकारी आपको लेनी है जो कि पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर में। यहाँ पर 2-3 पिक्चर्स हैं, वो सारी पिक्चर्स मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। उन पिक्चर्स को अपने पास में ज़रूर से डाउनलोड करके रख लेना पीडीएफ से, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। तो क्या है लंपी स्किन डिजीज़, आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो डिजीज़ है ना, ये किससे होती है, वायरस की वजह से होती है। और वो जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, वो कैप्री पॉक्स वायरस कह सकते हो। जो कैप्री पॉक्स वायरस जीनस है ना, इससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है, इन गाय भैंसों के अंदर में जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, उनके काटने से फैलता है। किसी गाय भैंस को अगर ये बीमारी है, मच्छर उसको काटता है और फिर जाकर दूसरी गाय भैंस को काट लेता है जो कि नॉर्मल थी, तो बीमारी यहाँ पर इस तरीके से फैल सकती है। उसके बाद में परेशानी वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी कैटल को अगर ये हो जाती है ना, किसी भी यहाँ पे कैटल को इस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ हो जाता है, तो लगभग 4 से 14 दिन लगते हैं लक्षण दिखाई देने में। ठीक है, और इस वायरस की वजह से उसके जो लिम्फ नोड हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है, ये यहाँ पर बोला गया। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर ये वायरस किसी भी गाय भैंस की बॉडी में, गाय के बॉडी में पहुँचता है ना, तो खासकर उसके बॉडी के इन पोर्शंस को बुरी तरह से ये अटैक करता है, जिससे यहाँ पर गाय की मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही साथ में जब ये डिजीज़ किसी गाय को हो जाती है तो उसका जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं, लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं। लक्षण में आप देखोगे कि बुखार ज़्यादा रहता है, उसके बाद में भूख कम लगती है ना, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो वज़न है वो गाय भैंसों का वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो दूध का प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है इस वायरस की वजह से। अभी आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सितंबर तक यहाँ पर ये चर्चा में रहा था। तो बोला ये जा रहा है कि सितंबर तक आप देखोगे ना, तो बहुत सारी गायों की जान जा चुकी थी इस डिजीज़ की वजह से। राजस्थान टॉप पर था, राजस्थान में लगभग 34-35 हज़ार के आसपास गायों की जान गई थी। फिर पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, अंडमान निकोबार आइलैंड। इवन आप देख पाओगे अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये जो बीमारी है वो पहुंच चुकी है, वहाँ पर भी कुछ गायों की जान गई है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बीमारी से चिंता करने वाली बात क्या है। देखो, चिंता करने वाली बात तो है ही, एक तो यहाँ पे हमारी जो गाय हैं वो उनकी डेथ हो रही है, दूसरा यहाँ पर इस बीमारी की वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है, और मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा तो इससे इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इंडिया दुनिया में नंबर 1 है मिल्क प्रोड्यूसिंग के मामले में। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर कुछ होगा तो डायरेक्टली हमारी इस मिल्क इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन आप देख पाओगे, एक डेटा दिया गया है कि साल 2020-21 के अंदर में भारत ने लगभग 209 यानी 209 मिलियन टन के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया था अकेले। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इस बीमारी की वजह से कई सारे राज्यों के अंदर में जो दूध का प्रोडक्शन है उसमें ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट देखनी शुरू हो चुकी है। और हम अभी आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी यही हमने पढ़ा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन थम सा गया है। उसके पीछे कई सारे रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ है। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि गाँव के अंदर में ना क्या होता है, कभी कभी एक फैमिली होती है पूरी तरह से उस गायों के ऊपर डिपेंडेंट है, गाय दूध दे रही है, वो बेच रहे हैं, उससे यहाँ पर वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 गाय हैं उनके पास में, और वही यहाँ पर उनकी इनकम का ज़रिया है। अगर उनको ये बीमारी हो जाए, उनकी यहाँ पर डेथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार है वो कहाँ जाएगा, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चिंतित वाला विषय है लंपी स्किन डिजीज़ का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्चुअल डेटा है जो कि आपसे प्रीलिम्स के लिए कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहली बात, जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये जो वायरस है बेसिकली, ये सबसे पहली बार कहाँ पर देखने को मिला था, तो सबसे पहली बार जाम्बिया के अंदर फैला था 1929 में, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये दुनिया भर में फैलता चला गया। इवन यहाँ पे बांग्लादेश में भी 2019 में फैल गया था, और इस बार साल 2022-23 में आप देखोगे तो बंगाल और ओडिशा, ये 2 जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये लंपी स्किन डिजीज़ अब की बार पाया गया है।
और इवन बंगाल ओडिशा को छोड़ो, गुजरात के कच्छ वाला रीजन हो गया, उसके बाद यहाँ पर इंडिया के कई सारे रीजन में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सभी जगह पर बीमारी फैली है। उसके बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये बीमारी पहुँच चुकी है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट यानी कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह है। देखो कोई प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वैक्सीनेशन वगैरह जो है यहाँ पर इस बीमारी को लेकर वही दी जाती है, बट वैसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस खाली क्या है कि जब भी ये बीमारी हो जाती है तो उस गाय भैंस को यहाँ पर थोड़ा एंटी जो इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स वगैरह है ना, तो वही पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर उनकी जो भूख वगैरह है वो हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि अगर बॉडी में दर्द होगा तो कहीं ना कहीं वो दूध वगैरह का सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, तो थोड़ी बहुत दवाई इस प्रकार से दी जाती है उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। बाकी कोई ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो ये था हमारा एक छोटा सा आर्टिकल। आगे आते हैं, देन बिजनेस पेज पर आते हैं। देखो आज के न्यूज़पेपर में ना जो छोटे आर्टिकल हैं वो कुछ खास है ही नहीं, बस खाली यही थे जो थे, ठीक है। एक ये है, इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। वैसे हम इसको कल पढ़ चुके हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में कल हमने पढ़ा था ना, कहोगे हाँ पढ़ा था, और आज भी बिल्कुल सेम आर्टिकल है। होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारे महीने ख़त्म होते रहते हैं ना, उस महीने का डेटा अगले महीने पब्लिश होता है। जैसे अभी के समय पर हमारा मार्च का महीना ख़त्म हुआ, अब मार्च का महीना जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग अप्रैल में आ गए। तो अप्रैल में आए तो मार्च के महीने में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितना यहाँ पर बनाया गया है सामान, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो की है, वो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी बात करता है, दूसरा यहाँ पे सर्विस सेक्टर को लेकर ही बात करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कल हमने देखा था। अब सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसके बारे में इसने बताया है। तो पिछले महीने का जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा कोई ग्रो नहीं किया है। मार्च के महीने में सर्विस सेक्टर थोड़ा सा डाउन रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्योंकि फरवरी के महीने में आप देखोगे, फरवरी में जो हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स था सर्विसेज के लिए, उसका जो स्कोर था वो था 59.4 के आसपास, ठीक है। लेकिन अब की बार मार्च का महीना जो अभी निकला है उसमें जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का नंबर दिया गया है वो है 57.8 का। तो यानी कि फरवरी के महीने के कंपैरिजन में मार्च के महीने में सर्विसेज वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि डाउन नज़र आया है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है जो कि ये बातें बताता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे है। अब कल मैंने आपको बताया था इस सर्वे में क्या होता है। इस सर्वे में जैसे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे बातचीत की जाती हैं, बातचीत करने के बाद में कि भाई अब की बार मैन्युफैक्चरिंग कैसी थी इस महीने के अंदर में, सर्विसेज सेक्टर कैसे थे, तो यहाँ पर उनसे पूछताछ करने के बाद में सर्वे किया जाता है और जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये नंबर देता है 0 से लेकर 100 के बीच में हर एक महीने को। जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी के महीने में 59 के आसपास का था ये नंबर, है ना। उसके बाद में मार्च के महीने में 57 था। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से नंबर पीएमआई देता है। ये नंबर हमें क्या दर्शाते हैं, अगर सपोज़ यहाँ पर किसी महीने में जो पीएमआई नंबर है वो 50 से ऊपर है तो उसका मतलब यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है ना। लेकिन अगर पिछले महीने के कंपैरिजन में कम है, जैसे अभी देखने को मिला फरवरी के महीने के कंपैरिजन में मार्च के महीने में थोड़ा सा कम निकला है, तो इसका मतलब इस महीने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इस महीने यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आई है। चाहे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, चाहे आप लोग सर्विसेज की बात कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये नंबर है वो दिए जाते हैं। और ये कब रिलीज़ किया जाता है, तो मैंने बोला है कि हर महीने के स्टार्टिंग में। तो अभी जैसे यहाँ पर अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही तो है, आज 6 तारीख है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर ये रिलीज़ हो जाता है। इसका मकसद क्या है, ये हमें हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो समझाता है कि इकोनॉमी की कंडीशन किस प्रकार से चल रही है। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है, थोड़ा हम लोग अपने पास्ट को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ मार्च के महीने में कि जो हमारा पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा डाउन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाती है। ये था हमारा पीएमआई। क्लियर हो गया, आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। 3 बड़े बड़े इश्यूज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और थोड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। जैसे आज ये वाला एक आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे, पीपीआई क्या है ये समझेंगे, थोड़ा आपको लिखित में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अभी हमारे पास में जुडिशरी को लेकर एक आर्टिकल आया है वो डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का वो एडिटोरियल है वो कवर करेंगे। फिर एक एडिटोरियल हमारे पास में और है यहाँ पर, थोड़ा वो भी रेलिवेंट है ये वाला, जो कि यूएन के वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेलिवेंट इश्यूज़ हैं और जो काम की चीज़ें बस खाली मेरा फोकस होता है उसी को बताना। कुछ और आर्टिकल भी हैं आज एडिटोरियल में, लेकिन वो कुछ खास काम के लगे नहीं हैं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मुझे बता सकता हूँ। बाकी 1-2 अगर इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो मैं आपको आगे इसके बारे में इन्फॉर्म कर ही दूँगा, ठीक है। लेकिन पहले
हम अपनी जो प्रायोरिटी पर रखेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला एडिटोरियल रखेंगे। तो आज की तारीख का जो एडिटोरियल ऑफ द डे होता है ना हमारा, वो ये वाला है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जहाँ पर मेंशन किया गया है डूइंग जस्टिस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का जुडिशरी में किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं यूज़ करने में, वो सारी बातें यहाँ पर राइटर ने बताई हैं। तो दो लोग हैं, राजेश बंसल साहब और साथ ही साथ में रेवंत सोलंकी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। इसमें यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा रहा है और कैसे हम कर सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी यूज़ करने में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद में आप अपना जो आंसर है वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे आपको दिखाई पड़ेगा इस एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि बात यही है कि आप आर्टिकल पढ़ तो लेते हो, कुछ निकाल नहीं पाते, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं निकाल पाते, बट यहाँ पर कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल से कुछ रेलिवेंट चीज़ें निकाल कर आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल बात करता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड जुडिशरी के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। राइटर बोलते हैं कि दुनिया भर के अंदर में आप देखोगे पिछले 20 सालों के अंदर में एक बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आई है वो है डिजिटलाइजेशन। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आज का समय ऐसा समय हो चुका है, लोग जेब में पैसा लेके घूमते ही नहीं हैं। आज के समय पर लोगों के पास में जो पैसा है वो उनके फ़ोन के अंदर है, फ़ोन पे और ये सारी चीज़ें ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी से यहाँ पर सारा काम चल रहा है। तो इस हद तक यहाँ पर डिजिटलाइजेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है पिछले 20 सालों में, ये राइटर ने बोला। नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आ रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे सेक्टर्स को, जितने सेक्टर हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बढ़िया से बढ़िया बना दिया है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, यहाँ सभी जगह पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। सब ने यहाँ पर क्या कर दिया है, बिज़नेस करने का तरीका जो है वो पूरा बदल दिया है। हालांकि यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज़ के आने से जो कंपनियाँ हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ताकत है वो भी इम्प्रूव हुई हैं। तो डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कारीगर साबित हुआ है, लेकिन सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो, यानी अगर तौर तरीके से, कानूनी तौर से यहाँ पर अच्छी तरीके से डिजिटलाइजेशन को आप लागू कर रहे हो तो फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर इसके नुकसान भी बहुत हो सकते हैं, ये यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब ये तो इन्होंने बताया कि हाँ डिजिटलाइजेशन किस प्रकार से ग्रो किया, लेकिन राइटर बोलते हैं जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें, जो हमारी जुडिशरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज़ जिस तरीके से एमर्ज हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हमारी जुडिशरी सेक्टर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। अब उसी के बारे में बोलते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने हेडिंग दी है, हाउ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कैन ट्रांसफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम, कि कैसे जो ये टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं वो हमारे पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को चेंज कर सकती हैं, पूरे कोर्ट के सिस्टम को बदल सकती हैं। तो पहला पॉइंट राइटर बोलते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्या कर सकती हैं, जो हमारे कोर्ट के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उन चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा सकता है। यानी कि जैसे अभी कोर्ट में जाओगे तो पेपर वर्क वगैरह एक समय पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला करता था, छोटा छोटा काम भी पेपर वर्क के थ्रू हुआ करता था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करेंगे तो इससे पेपर वर्क को कम किया जा सकता है, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर किया जा सकता है, आप उन चीज़ों को आराम से स्टोर करके भी रख सकते हो, है ना। तो जो कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स है ना, होता क्या है कि कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स पहले आपको पेपर में मिल जाया करती थी, बट डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स को क्या कर सकते हैं, आराम से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, है ना, वो ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा। और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे जुडिशियल प्रोसेस हमारा और तेज़ी से बढ़ता चले जाएगा, यानी कि केस जो निपटाने की जो कैपेबिलिटीज़, जो क्षमताएं, वो काफ़ी बढ़ जाएंगी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है ई कोर्ट्स का। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, पहले हमने कई बार डिस्कस किया है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट है यानी ई कोर्ट प्रोजेक्ट है ना, इसका मकसद क्या है कि जितने भी कोर्ट हैं हमारे देश में उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, यानी कि डिजिटल लेवल पर लेकर आ जाए, कंप्यूटर पर लेकर आ जाए। इससे क्या होगा, इससे जो जुडिशियल सिस्टम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर ये तो पहला पॉइंट राइटर बोलते हैं कि किस प्रकार से जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है हमारी जुडिशरी को हेल्प कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ये मशीन लर्निंग है, खासकर जो मशीन है, ये कैसे मदद कर सकता है। देखो ये भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है हमारी जुडिशरी को। सबसे पहली बात, आप देखोगे जुडिशरी सेक्टर में बहुत सारा डेटा देखने को मिलता है, बहुत सारा डेटा यहाँ पे नज़र आता है।
हर एक सेक्टर्स को लेकर अलग अलग डेटा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो मशीन लर्निंग है वो हमारी मदद कर सकता है उस डेटा को एनालाइज करने में, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। बहुत सारे जो हमारे हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने यहाँ पर इस मशीन लर्निंग को समझा और समझने के बाद में इंट्रोड्यूस भी किया। और इन्होंने यहाँ पर यह देखा कि बिल्कुल जस्टिस जो डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि जो जुडिशरी के अंदर में उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हुई हैं। चाहे आप क्वालिटी में बात करो चाहे क्वांटिटी में बात करो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा केस निपटाए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके की क्वालिटी यूज़ करके केस को निपटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के समय पर दो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स लेकर आ चुके हैं जो कि डिजिटलाइज वे में काम कर रहे हैं। जैसे एक सिस्टम जो कि यहाँ पर जितने भी जजमेंट होंगे उनको लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। और उसके बाद में जो सुपेस है इसको यहाँ पर बनाया गया है ताकि वो काम कर सके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट टूल की तरह, है ना, यानी रिसर्च में मदद कर सके। तो इस प्रकार के जो टूल्स है वो उनके ऊपर धीरे धीरे काम चल रहा है। हम धीरे धीरे यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको जुडिशरी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर एक और तरीका हो सकता है जिससे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा, वो है ई फाइलिंग ऑफ केसेस। यानी कि अभी यहाँ पर अगर आपको केस फाइल करना होता है तो सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, है ना, और आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। लेकिन ई फाइलिंग वाला जो सिस्टम है वो आ चुका है, इसका यूज़ किया जा सकता है। ई फाइलिंग में क्या होगा, ई फाइलिंग में आप कहीं पर भी बैठकर ऑनलाइन जो है किसी के खिलाफ जो केस है वो फाइल कर सकते हो। ये जो सिस्टम है थोड़ा और फास्टर है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बच जाएगा। क्योंकि पैसा क्यों बच जाएगा, जो फीस वहाँ जानी थी वो फीस ऑनलाइन भी तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आने जाने का खर्चा, आपके समय का खर्चा, है ना, वो सब बच जाएगा। आप ई फाइल ऑनलाइन ही यहाँ पर केस को फाइल कर सकते हो। तो लोगों को यहाँ पर मदद मिल जाती है इसके अंदर में, है ना। उसके बाद में आप देख पाओगे इसी प्रकार का हमारे पास में ई फाइलिंग पोर्टल भी है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि क्या करता है, जितने भी लॉयर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, उनको यहाँ पर कह सकता है पावर देता है कि वो यहाँ पर सारे केसेस को फाइल कर सकते हैं, है ना। फाइल करने के बाद में जो रिकॉर्ड्स वगैरह उनको ऑनलाइन यहाँ पे रखा जा सकता है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ है जो कि जुडिशरी को इम्प्रूव कर सकती है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के मामले से आपको पता होगा कोविड के समय पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था, उससे पहले जुडिशरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस आया ही नहीं। कोविड के समय पर जितने भी भारत के कोर्ट हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केसेस की सुनवाई करने लगे, है ना। जो भी यहाँ पर कह सकते हो सुनवाई की जा रही है वो ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन जो भी यहाँ पर लोग हैं जिनको भी यहाँ पर अपना केस रखना है वो आ गए हैं, विपक्ष पक्ष वाले, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जजेस बैठे हैं और वो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, इस केस की सुनवाई कर सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी कोविड-19 में आया थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा बहुत ही अभी तक इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आया है, लेकिन हमें इसको और बड़े लेवल पर बढ़ाना भी होगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, हमारे जुडिशरी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो ये तो यहाँ पे राइटर ने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया कि किस प्रकार से इसमें जुडिशरी में इम्प्रूवमेंट आया जा सकता है। अब इन्होंने ये समझाया है कि जुडिशल सिस्टम में जो ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। भले ही टेक्नोलॉजी तो हैं लेकिन इसको लागू करने में बहुत दिक्कतें भी हैं। जैसे पहली दिक्कत है डेटा सिक्योरिटी की, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने की, केसेस ऑफ ई फाइलिंग करने की, है ना, कि अब मतलब सब कुछ यह है कि ऑनलाइन चला जाएगा, आपका सारा डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। तो दिक्कत क्या आएगी, डेटा सिक्योरिटी की, क्योंकि आपका डेटा ऑनलाइन घूम रहा होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आपका डेटा सिक्योर रखा जा सके, क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति का डेटा ब्रीच हुआ, किसी का भी डेटा लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि ये सीधा क्वेश्चन उठेगा जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी के जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कि ये कैसा न्याय मिला है कि यहाँ पे लोगों का डेटा ही चोरी हो गया, इस यहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया गया था। तो पहला यहाँ पर प्रॉब्लम, पहला चैलेंज आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, बायस और डिस्क्रिमिनेशन। देखो कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, है ना, होता यहाँ पर यह है कि जब इनको डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये जो मशीन से इनको डिज़ाइन किया जाएगा, इनके अंदर में चिप लगाई जाएगी, बहुत चीज़ें यहाँ पर डाली जाएंगी, तो इससे क्या होता है, कई बार बायसनेस आता है, यानी कि जो इंसान उसके अंदर, उस मशीन के अंदर में डेटा फिट कर रहा है ना, उसकी जो सोच है ना, वैसी सोच जो है उस मशीन के अंदर भी आ जाएगी, वो मशीन भी उसी तरीके की चीज़ों को सोचेगा, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे वो व्यक्ति हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बायस हो, किसी चीज़ में यहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेटरी हो, काफ़ी भेदभाव करता हो, तो वो जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं मशीन्स के अंदर में आ सकती हैं। तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब इसको डिज़ाइन किया जाता है तो अगर केयर के साथ में, बिल्कुल कह सकते हो ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी घातक भी साबित हो सकती है, जस्टिस सिस्टम में वो अन्याय भी कर सकती है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। दूसरी जो चैलेंज है वो ये है। तीसरा चैलेंज यहाँ पर है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। होता यह है कि बहुत सारे जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं हमारे, है ना, जिनको लॉ की नॉलेज है, बैठे हैं कोर्ट के अंदर में, उनके पास में कभी कभी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। मतलब उनको यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें प्रॉपर पुराना वाला सिस्टम ही पता है कि हाँ पेपर में कैसा सारा काम होता है, वो ही उन्हें पता है। डिजिटल की अगर हम लोग बात करें तो उसकी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी होने की वजह से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सही से इस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है प्राइवेसी कंसर्न। जैसा हम डिस्कस पहले कर ही चुके हैं, डेटा का जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइवेसी इशूज़ भी होता है। होता यह है कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के जो प्राइवेसी राइट्स हैं उन राइट्स का हनन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया है। अब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आपको पता है ना, किसी व्यक्ति का जो फेस है, जो उसका चेहरा है, उसको पहचान करने में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सके बिना उसके कंसेंट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है इस टेक्नोलॉजी में कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो नज़र आ सकते हैं, उनकी प्राइवेसी का हनन किया जा सकता है। फिर लास्ट में यहाँ पर एक और चैलेंज आता है, वो है कॉस्ट। अब किसी भी चीज़ का दाम लगता है भाई, एकदम से टेक्नोलॉजी को लेकर आना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, नई नई मशीन्स के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो जुडिशल सिस्टम के पास में कह सकते हो कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस पर्टिकुलर सेक्टर में नज़र आता है। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहला सोल्यूशन आएगा एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना, उनमें एथिकल इम्प्लीकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हमारे जुडिशल सिस्टम को ज़रूरत है कि वो इंश्योर कर सके इन टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ किया जाए ना, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर किया जाए। यानी कि जहाँ पर सही हो इसका यूज़ करना, वहीं पर एग्जैक्टली इसको यूज़ किया जाए, आप ऐसा कह सकते हो। फिर एक और यहाँ पर कह सकते हो जो सोल्यूशन है, जो सजेशन राइटर देते हैं, वो है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारा डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी डेटा इसमें इकट्ठा हुआ है उसकी प्राइवेसी को हम मेंटेन रख सकें और उस डेटा को सिक्योर करके रख सकें। वो डेटा कहीं से कहीं तक ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो डेटा प्राइवेसी एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसको इंप्रूव करना होगा। तीसरा एक्सेसिबिलिटी, जो जुडिशियल सिस्टम है इनको इंश्योर करना होगा कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये कोई भी यहाँ पर कह सकते हो कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर सपोज़ यहाँ पर कोई व्यक्ति जिसके पास में प्रॉपर यहाँ पर एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन नहीं है या वो ऑनलाइन नहीं जा सकता, उसके पास में प्रॉपर कोई रिसोर्स नहीं है, ना कोई इंडिविजुअल है वो डिसेबल है, तो उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसे यहाँ पर आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, ये बात बोली गई। फिर उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया। यानी कि जितनी ये टेक्नोलॉजीज़ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। यानी कि इनका जो यूज़ है ना, वो कह सकते हो फेयरली यूज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो लोगों को सबको पता हो। ठीक है, क्या 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 यूज़ किया जा रहा है, सभी के सामने इन्फॉर्मेशन हो, प्लस यहाँ पर सही तरीके से यूज़ हो, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। फिर लास्ट में ट्रेनिंग और एजुकेशन, जो जुडिशियल सिस्टम है उनको इंश्योर करना होगा कि जितने भी जजेस हैं, लॉयर्स हैं या बाकी सारे लोग हैं, इनको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए, इनके बारे में बताया जाए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि इन टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यूज़ हो और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी बहुत सारा निकल कर आए। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप गाइस आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जुडिशरी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अब इसी के बेसिस पर आज का आपका मेंस का क्वेश्चन है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस हिंडरिंग द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन द जुडिशियल सिस्टम। यानी कि जो ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जुडिशियल सिस्टम में जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। दूसरा, हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यानी इन चुनौतियों से हम कैसे लड़ सकते हैं ताकि हम अपने जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, यह आपको समझाना है। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभावी
अनुप्रयोग में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौती क्या है, और न्याय प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता में सुधार के लिए उन्हें कैसे संबंधित किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उन चैलेंजेस से लड़ा जा सकता है, ये सारी बातें आपने मेंशन करनी है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। वैसे जो आर्टिकल आपको पढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा शब्दों में है, अब इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखना, यानी सटीक तरीके से यहाँ पर 250 शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना। अब आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, 50,000 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद में जब आप लोग आंसर वहाँ पे सेंड करोगे तो आंसर सेंड करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि हाँ, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस कोऑपरेटिव तरीके से वो ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका ज़रूर से हिस्सा बनिए। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। अब वैसे तो मैं इसके बारे में चर्चा कर ही चुका हूँ आज से कुछ दिन पहले, लगभग शायद 30 मार्च को मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। खबर ये आई थी कि जो हमारा यूपीआई वगैरह है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी फ़ोनपे वगैरह जो आपके ये सिस्टम देखने को मिलता है वो यूपीआई से कनेक्टेड है। तो यूपीआई में का जब पेमेंट आप करोगे तो अब आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ये खबर आई थी, है ना, कि अगर 2,000 रुपये से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन होगा, 2,000 रुपये से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो तो उस पर एक्स्ट्रा 1.1% का आपको चार्ज देना होगा। ये न्यूज़ निकल कर आया था, लेकिन लोगों ने उसको समझने में गलती कर दी थी, उसको समझाया गलत तरीके से जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी भी नज़र आई थी कि इसमें ट्रांजैक्शन क्यों कटेगा, मतलब इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे तो अलग से चार्ज क्यों कटेगा, तो हम इसको यूज़ करना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था जैसा आप समझ रहे थे। अब मुद्दा क्या था, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। हुआ क्या, थोड़े दिनों पहले की बात है कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली क्लैरिफाई कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले क्या बोला गया था कि जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई क्या है, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि आपका फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये जितने भी यहाँ पर आपके ऐप्स हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, जितने भी ऐप आपको दिख रहे हैं ना, जो जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हो, ये सब यूपीआई सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो रिसेंटली ये बोला गया कि अब से जो यूपीआई सिस्टम है, जैसे फ़ोनपे है और उसके बाद में पेटीएम है, इनके अंदर में एक चीज़ होती है पीपीआई। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर इन पीपीआई का यूज़ करके, इन वॉलेट का यूज़ करके अगर कोई पेमेंट करता है, सपोज़ वो दुकान पर गया, उसने 2,000 रुपये का सामान खरीदा और 2,000 रुपये का अगर वो पेमेंट करेगा ना, तो 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कटवाने के साथ साथ उसके 2,000 रुपये से ऊपर का जैसी अमाउंट कटेगा उसके साथ साथ उसका 1.1% का एक चार्ज भी देना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, हर 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शन के ऊपर का 1.1% का चार्ज आएगा, ऐसा रिसेंटली बोला गया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। बट हुआ क्या, इसको बाद में क्लैरिफाई किया गया। जब लोगों में यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो बाद में इसको क्लैरिफाई किया गया कि देखो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसका बर्डन किसी भी कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी आप हो, मैं हूँ, अगर हम यहाँ पर इन ऐप का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2,000 रुपये से ऊपर की चीज़ लेते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई असर इतना पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बोला यह गया है कि आपके अगर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, सपोज़ यहाँ पर ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, आप इस दुकान पर गए बी वाले की और आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा और 5,000 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया फ़ोनपे से। आप इसको अगर 5,000 रुपये का पेमेंट करते हो फ़ोनपे से, तो इससे क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कटेगा, इसके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। ऐसे तो होता है, तो ऐसे अभी भी रहेगा, नॉर्मल तरीका है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि 2,000 रुपये का ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर 1.1% का चार्ज आएगा, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहाँ पर भी 1.1% का चार्ज आना चाहिए, क्योंकि हम यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ये जब बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो कोई चार्ज वगैरह नहीं जाने का। ठीक है, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र में कोई चार्ज नहीं जाएगा, जैसा आप करते भी हो। लेकिन होता यह है कि अब जैसे कि फ़ोनपे का जब ऐप ओपन करोगे या पेटीएम का ऐप ओपन करोगे, तो इनका खुद का अपना एक वॉलेट सिस्टम है, उसमें वॉलेट लिखा होता है ना, फ़ोनपे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, वो उनका खुद का यहाँ पर एक छोटा फीचर है।
उस वॉलेट का मकसद क्या है? उस वॉलेट का मकसद है, फ़ोनपे ये बोलता है कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट से बार बार पैसा कटाते हो, सारी डिटेल बार बार भरते हो, इससे अच्छा यह है कि अपने बैंक अकाउंट से थोड़ा सा पैसा काट कर आप फ़ोनपे के वॉलेट में रखो, डिजिटल वॉलेट में डाल के रखो। कहीं पर पेमेंट करनी है, सटाक से पेमेंट कर सकते हो, आपको बार बार कोड वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे और बहुत तेज़ी से कर पाओगे। तो वॉलेट में पैसा रखो। तो ये फ़ोनपे या पेटीएम का अपना खुद का फीचर है वॉलेट का, डिजिटल वॉलेट का। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही थी कि जो आपका 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज कटेगा ना, वो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र में नहीं कटेगा। लेकिन जब आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो और अपने फ़ोन पे का डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करोगे, डिजिटल वॉलेट जिसको हम लोग पीपीआई बोलते हैं, तो अगर इस डिजिटल वॉलेट का यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको पीपीआई बोला जाता है, अगर डिजिटल वॉलेट का अगर आप यूज़ करते हो तब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चार्ज कटेगा। जब आप डिजिटल वॉलेट यूज़ करोगे, उससे ट्रांजैक्शन करोगे, तब आपको यहाँ पर 1.1% का चार्ज देना होगा। और तब भी कस्टमर को चार्ज नहीं देना होगा, वो शॉपकीपर पे करेगा, जो दुकान वाला है वो पे करेगा। लेकिन हो सकता है ये एरिया की बात हो, वो दुकानदार आपसे वो चार्ज कर ले। दुकानदार कहे कि देखो यहाँ पे अगर आप 2,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे तो हमें यहाँ पर 1.1% का चार्ज दे दो, क्योंकि हमें पेमेंट करना है ऊपर। हो सकता है दुकानदार आपसे ले ले, ऐसा हो सकता है। या फिर दुकानदार बोल दे कि 1.1% का ऊपर का चार्ज आएगा, तो 2,000 से ऊपर का, तो इससे अच्छा आप कैश दे दो या वो कर दो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इतना बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये तो यही पूरा का पूरा जो मामला है वो चल रहा था। तो हाल ही में एनपीसीआई ने क्लैरिफाई किया कि आपके बैंक अकाउंट से जब पैसा कटेगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं है दोस्त। लेकिन अगर आप पीपीआई वॉलेट से पैसा कटवाते हो, यानी प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से पैसा कटवा दो, तब यहाँ पर एक चार्ज कटेगा, और वो भी यहाँ पर कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। एनपीसीआई ने बोला कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करोगे, लेकिन आप अगर डिजिटल वॉलेट का यूज़ करके ट्रांजैक्शन करोगे, 2,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, तब वो 1.1% का चार्ज आएगा। लेकिन वो भी कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ेगा, शॉपकीपर के ऊपर यहाँ पर उसका बर्डन पड़ने वाला है। लेकिन होगा क्या आगे, वो मैंने आपको आगे समझा दिया है। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, पीपीआई क्या होता है। देखो, आरबीआई ने यहाँ पर पीपीआई को डिफाइन किया है। पीपीआई बेसिकली यहाँ पर एक पहले से तैयार इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप अलग से वॉलेट यहाँ पर तैयार कर चुके हो, उस वॉलेट के अंदर में सीधा आपका पैसा डला हुआ है, कुछ भी खरीदा तुरंत वहाँ पे उस वॉलेट से पेमेंट कर देना। ठीक है, तुरंत यहाँ पे क्या होगा, इससे आप फंड वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारे फ़ायदे यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। अब पीपीआई का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट हो गया, अमेजन पे वॉलेट हो गया, फ़ोनपे का वॉलेट हो गया, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, मैग्नेटिक चिप, वाउचर, ये सारी चीज़ें, यही सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पीपीआईज़ के। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि पीपीआई इशू कौन करता है। तो देखो, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर पीपीआई को इशू करती हैं। ये जो पीपीआई है वो यहाँ पर बैंक या एनबीएफसीज के थ्रू इशू किया जाता है। अब ये सारा काम किसके अंडर में किया जा रहा है, तो ये सारा का सारा काम एनपीसीआई के अंडर में किया जा रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में। तो एनपीसीआई के बारे में ज़रूर से आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, देखो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक बहुत बड़े साइज़ का यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर में काफ़ी सारी और भी छोटी छोटी बॉडीज़ आती हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यहाँ पर यह कि इंडिया के अंदर में जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम सेफ़, सिक्योर और एफिशिएंट बना सकें। और इसका मकसद है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, हर एक व्यक्ति तक यहाँ पर कह सकते हो कि ये फैसिलिटी पहुँचना। और इस बॉडी को कैसे बनाया गया था, 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखना, आरबीआई के सपोर्ट के माध्यम से। ओनरशिप की बात करेंगे तो एनपीसीआई जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कमाने का इसका कोई ऐसा मकसद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी जो ओनरशिप है वो जो हमारे इंडिया के मेजर बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, उनके पास में यहाँ पर कह सकते हो बटी हुई है इस एनपीसीआई की ओनरशिप। अब ये एनपीसीआई क्या क्या हमें ऑफर करता है, तो एनपीसीआई कई सारी फैसिलिटीज़ देने का काम करता है। यूपीआई वाली जो फैसिलिटी है वो एनपीसीआई ही ऑफर करता है। उसके साथ साथ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस जिसको बोलते हो, है ना, भारत बिल पेमेंट सर्विस हो गया, रुपे कार्ड की जो स्कीम है, रुपे कार्ड की जो फैसिलिटीज़ है, और दूसरी जो फैसिलिटीज़ है वो सारी की सारी जो एनपीसीआई है यही हम लोग को ऑफर करता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने इतनी डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसे यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया।
यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया था इन चारों में से कौन सी बॉडी है जो कि हमारे देश में एटीएम को, सारे एटीएम को लिंक करने का काम करती है। तो इसका सही उत्तर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ऐसे यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछा गया था 2017 में। ये देखो 2017 के बाद 2018, यानी कि लगातार 2 साल ये क्वेश्चन बना था। 2017 में आपसे पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे एनपीसीआई को लेकर और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एनपीसीआई क्या काम करता है, हमारे देश में सभी लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम करता है, डिजिटल जो चीज़ है उसको प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनपीसीआई है इसने रुपए जो बेसिकली है इसको लॉन्च किया है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे सवाल बनते रहते हैं, इस चक्कर में इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था फैक्चुअल डेटा। आप थोड़ा बैकग्राउंड डेटा पढ़कर चलो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड डेटा देता रहूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल पर। इस एडिटोरियल को लिखा गया है अनवर सादत साहब के थ्रू। अब ये क्या बोलते हैं, ये ना यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्होंने यहाँ पर उसके बारे में सीधा सीधा उस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं वो चेप दिए हैं उठाकर। तो वो कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट्स हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या है और कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व है। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस है क्या, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हाल ही में यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो जाता है ना, ध्यान में रखना। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि दुनिया भर में जो वाटर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, यानी कि पानी की वजह से जो दिक्कतें दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस वाटर कॉन्फ्रेंस का पूरा एजेंडा था, ये टॉपिक था। अब देखो ये यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का बैकग्राउंड क्या है, ये बॉडी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट ने एक कह सकते हो अलग से जोर दिया है किस चीज़ के ऊपर, वाटर क्राइसिस के ऊपर, कि दुनिया भर में पानी से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी सारी जगह पर बढ़ चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ये रिपोर्ट ने बताया, इस रिपोर्ट ने इवन ये बताया कि दुनिया भर में 2 बिलियन, कितने 2 बिलियन बोल रहा हूँ, बिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इवन यहाँ पर 3.6 बिलियन के आसपास यहाँ पर कह सकते हो लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर कह सकते हो कि साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिनको साफ सुथरी जगह नहीं मिल पा रही है। और इवन इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो 80% पीपल ऐसे हैं जो कि ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पर कह सकते हो पानी की कमी है ना, पानी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। और उसके बाद में इंडिया के अलावा आप कह सकते हो कि चाइना हो गया, चाइना के बाद पाकिस्तान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पानी से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ में नज़र आती हैं। फिर उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई, वो है अर्बन वाटर स्कैरसिटी। यानी कि दुनिया भर में आप देखोगे शहर के अंदर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पानी की कमी फेस करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी आपको देखने को मिल जा रही है ना। तो 2016 में कह सकते हो लगभग 1/3 पॉपुलेशन शहर की पानी की कमी में रह रही थी, जहाँ पे पानी की कमी थी। लेकिन आज के समय में वो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और 2050 तक कह सकते हो आधी जनसंख्या ऐसी हो सकती है शहरों की जो कि पानी से भरी दिक्कतों को फेस कर सके, मतलब पानी से भरी दिक्कतों को फेस कर रही होगी। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पानी की कमी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होने वाली हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री होगा जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा दुनिया भर में, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर समझाया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर में कह सकते हो इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है इस वाटर कॉन्फ्रेंस के अंदर में। तो पहली चीज़ हम समझते हैं वाटर कॉन्फ्रेंस होता क्या है। कॉन्फ्रेंस आप समझ गए ना, एक प्रकार की मीटिंग। तो ये जो वाटर कॉन्फ्रेंस है ये दुनिया भर की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको यूएन ऑर्गेनाइज करता है। ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। इसमें कौन कौन होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पानी से संबंधित जो दिक्कतें हैं वैसे वाले टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो होती है सबसे पहले वो अर्जेंटीना में होती है। तो अर्जेंटीना में 1977 में सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में खासकर मार देल प्लाता करके यहाँ पर जगह है, वहाँ पर हुआ था। वहीं पर एक एक्शन प्लान भी लिया गया था कि सारे देश मिलकर क्या करेंगे, साफ पानी की तरफ फोकस करेंगे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब की बार कह सकते हो तब से जैसे अर्जेंटीना में ये मीटिंग हुई थी लगभग
उसके बाद में कह सकते हो ये समिट अब 2023 में हुआ है। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 की बात करेंगे तो ये पानी के ऊपर एक स्पेशल फोकस करने वाला जो समिट है, पिछले 46 सालों में पहला समिट इस प्रकार का देखने को मिलेगा जो पानी के ऊपर स्पेशल फोकस कर रहा है। और इस पूरे यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस चला था न्यूयॉर्क के अंदर में। लेकिन ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस, जो पूरी मीटिंग न्यूयॉर्क में चली थी, लेकिन इसको को होस्ट किया था ताजिकिस्तान ने और नेदरलैंड ने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब सवाल यह है कि इस पूरी मीटिंग में इस साल 2023 के कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चर्चा की गई, क्या क्या आउटकम है, क्या क्या टेक अवेज हैं इसके। तो पहली चीज़ यहाँ पर वाटर एक्शन एजेंडा बोला यह गया है कि लगभग आप देखोगे 713 कमिटमेंट्स इस प्रकार के देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, सरकारें हैं, कॉरपोरेशन हैं, एनजीओज हैं, जो कि यहाँ पर बोल चुकी हैं कि हम लोग क्या करेंगे, दुनिया भर में जो पानी की दिक्कतें हैं उसको यहाँ पर टैकल करेंगे, उससे डील करेंगे। और इवन यहाँ पर आप देखोगे इसी महीना $50 बिलियन का कमिटमेंट दिया गया है भारत की सरकार के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि गांव-गांव के अंदर में जो पीने के पानी की सुविधा है इसको बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ पर $50 बिलियन का कमिटमेंट दे रहे हैं। $50 बिलियन यहाँ पर खर्चा जाएगा हमारे जल जीवन मिशन के तहत। ये इंडियन गवर्नमेंट की साइड से स्टेटमेंट आया। फिर ऐसा यहाँ पर यूएस की साइड से भी स्टेटमेंट आता है। यूएस ने भी एक अनाउंसमेंट कर दिया। तो यूएस ने भी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लगभग $49 बिलियन का जो कमिटमेंट है वो देते हैं। ये प्रॉमिस रहेगा कि हम ये $49 बिलियन का जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेंगे अपने क्लाइमेट चेंज को थोड़ा टैकल करने के लिए, प्लस पानी का प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। फिर यूएस के बाद में जब बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर जापान ने अनाउंसमेंट किया है कि जापान ने बोला है कि हम लगभग 500 बिलियन येन, जो जापानी करेंसी है येन, तो 500 बिलियन येन के आसपास जो जापान है वो आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने वाला है। और जो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर ये डेवलप करेगा, प्लस पानी से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसको यहाँ पर ये टैकल करने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद में बात आई रिवर बेसिन की, तो वियतनाम यहाँ पर खड़ा हुआ। वियतनाम ने प्लेज ली है कि हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं वो बनाएंगे जिससे जो बहुत सारी जो हमारी नदियाँ हैं, रिवर बेसिन है, उसको हम प्रॉपर मैनेज करेंगे 2025 तक। और बहुत सारा जो पानी है उसको साफ़ सुथरा करने में भी यहाँ पर वियतनाम काम करने वाला है। फिर अफ्रीका की साइड से यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया गया। तो अफ्रीका का जो अफ्रीकन यूनियन कमीशन है, अफ्रीकन यूनियन कमीशन एंड कॉन्टिनेंटल अफ्रीका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इनका मकसद है कि जो अफ्रीका का वाटर इन्वेस्टमेंट गैप है, यानी कि अफ्रीका का खासकर आप कह सकते हो कि बहुत सारा पैसा उन्हें खर्च करना चाहिए लेकिन खर्च किया नहीं है, तो वो जो गैप है इसकी भरपाई यहाँ पर अफ्रीका करेगा। लगभग $30 बिलियन पर ईयर के हिसाब से 2030 तक यहाँ पर पैसा डालने वाला है ताकि पानी का इंप्रूवमेंट किया जा सके, पानी की फैसिलिटीज़ को लेकर आया जा सके। तो ये अफ्रीका की साइड से स्टेटमेंट आया। फिर यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम भी लगभग 70 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं, 70 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम लोग एक अच्छा खासा पानी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उनको एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स प्रोवाइड करवाएंगे 2030 तक, ये यूरोपियन यूनियन ने बोला है। फिर उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड आया। स्विट्ज़रलैंड ने भी यहाँ पर लगभग 5 कमिटमेंट्स दिए हैं वाटर सपोर्ट को लेकर, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये कंट्रीज़ निकल कर आई हैं जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्लेज ली हैं। उन्हीं प्लेज के बारे में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। इंडिया ने अपने कॉन्फ्रेंस में क्या मेंशन किया वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, और अलग अलग देशों ने यहाँ पर क्या क्या बोला है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कॉन्फ्रेंस क्या है वो आपने समझ लिया है, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था वो समझ लिया। पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, यानी कि जितना फैक्चुअल डेटा है प्लस जितना आपका करंट डेटा है वो सब यहाँ पर कॉम्बाइन करके आपको बता दिया गया है। एक आर्टिकल ये भी था, देखो यार मैंने पढ़ा तो है लेकिन कुछ खास यहाँ पे लगा नहीं, कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स यहाँ पे लगे नहीं हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको इसके बारे में कल बता दूंगा, कल वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब एक ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, वैसे आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो बहुत आराम से, कुछ ऐसा छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, नाउ अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को एंड करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी वीडियो को एंड करने से पहले जो हमारा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है ब्रिटिश मॉडल के बेसिस के ऊपर, लेकिन ये ब्रिटिश मॉडल से थोड़ी डिफरेंट कैसी है आपको बताना है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेशन की तो बिल्कुल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है वो थोड़ी सी अलग है ब्रिटिश वाले मॉडल से। कैसे अलग है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के पास में जो पावर है लॉज बनाने की वो
लिमिटेड है। आपको पता होगा, जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि आप कोई भी चीज़ हटा सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मतलब पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर थोड़े बहुत यहाँ पर कह सकते हो लिमिटेशन नज़र आ जाती हैं। इंडिया में जो हमारे पार्लियामेंट में इंडिया में जो पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं उसके अंदर अगर कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मैटर रेफ़र किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल रेफ़र किया जाता है। ये ब्रिटिश मॉडल में नहीं होता लेकिन इंडिया में होता है। तो ब्रिटिश मॉडल से इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हो कि इंडिया वाला मॉडल डिफरेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।